बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नावल सुरखांचल। आज कलम तानिया तहर किस्त नंबर 14। वो अर्ज़ के उठने से पहले उठकर फ्रेश हुई और जल्दी से रूम से बाहर निकल गई। उसके बाहर निकलने पर मदीहा ने सबसे पहले उसकी तरफ देखा। उस पर अनोखा ही रूप चढ़ा था। वो मदीहा उसकी तरफ बढ़ी, जबकि ऐथ एकदम कुछ खफीफ सी होगी। पगली, अपने शोर के साथ बाहर आना था तुम्हें, और मुझे पता है वो नवाब तो उठा भी नहीं होगा। मदीहा ने मुस्कुराकर उसका माथा चूमा, जबकि ऐत उनकी तरफ देखने लगी। कितना मान था उन्हें अपने बेटे पर, जबकि उनका बेटा क्या था वो चाह कर भी कुछ कह नहीं सकी। उनके चेहरे की मुस्कुराहट को उसने बरकरार रहने देने का सोचा। जाओ, अभी नानी की नज़र तुम पर नहीं गई, वरना ना जाने क्या क्या सुना दें। जाओ, आरिज़ के साथ बाहर आना, मदीहा ने प्यार से कहा। मगर ताई अम्मी, मुझे भूख लग रही है, वो बेचारगी से बोल रही। तो मदीहा हंस दी। अच्छा ठीक है, मैं भिजवाती हूँ खाने के लिए कुछ, और उसको उठाओ ताकि जल्दी नाश्ता कर सकूँ, मदीहा ने कहा। तो ऐद को चार निगार वापस पलटना पड़ा। वो कमरे में दोबारा आई। मुरझाए हुए फूलों की खुशबू उसकी नाक से टकराई और उसने बेड पर आरिज़ की जानिब देखा। वाइट कुर्ता शलवार में वो तकियों को सीने में बेंचे बेखबर सो रहा था। वो कुछ पल उसे देखती रही। क्या ही अच्छा हो कि वो शख्स सिर्फ उसका हो जाए, उतर जाए उसके दिमाग से हर किसी का फतूर, और उसकी मोहब्बत को महसूस करे। तो शायद ऐत खुद को खुशकिस्मत तस्वर करेगी। उसके चेहरे का नकूश को देखते वो काफ़ी देर सोचती रही, क्यों जबकि अचानक बजने वाले दरवाजे पर वो उछल पड़ी। दूसरी तरफ आरिस जो सुकून से सो रहा था, वो भी नींद में जैसे डिस्टर्ब सा हुआ। उसने करवट बदल ली। आयत ने एहतियात से अपने खाने का समर मुलाजमा से लिया, जो कि उसको मानी की नज़रों से देखकर शर्मा रही थी। मगर आयत का शर्माने का कोई मूड नहीं था। रात से भूख से वो पागल हो रही थी और ताई अम्मी ने भी अच्छा नाश्ता भेजा था। देख कर मुँह में पानी आने लगा। उसने ट्रे ली और सोफे पर रख दी, जबकि दरवाज़ा दोबारा बंद करके वो सब बोलकर अब नाश्ता करने में मगन मगन हो गई थी। कुछ ही देर गुजरी थी कि आरिज़ की निगाह भी खुल गई। उसने इर्द गिर्द देखा, बेड पर वो नहीं थी, और सामने सोफे पर नजर तो वो दूध के गिलास को मुंह लगाए बहुत स्पीड से पीने की कोशिश में थी। अरे चुपचाप उसको देखने लगा। भीगे बाल, गुज़श्ता शब का निखार चेहरे पर सजाया। वो लापरवाही से नाश्ता कर रही थी। आरिज़ उठा तो ऐद की नज़र उस पर गई तो पूरी का लुकमा यूं ही रह गया। अरे उसको इग्नोर करके उठा और वाशरूम में बंद हो गया। जबकि उसके वाशरूम में जाते ही उसका सेल फ़ोन बजने लगा। ऐद खामोशी से नाश्ता करती थी, उसके सेल फ़ोन को इग्नोर करके, मगर कॉल करने वाला भी शायद बहुत ठीक था। जब वो बाहर नहीं आया और कॉल फिर भी आती रही, तो ऐद खुद ही उठी और साइड टेबल पर से उसका सेल फ़ोन उठाया। जिन्नी का नाम शो हो रहा था। वो इस नाम को ता देर घूरती रही। ये वो नाम था जो उसकी ज़िंदगी में सुकून मुयस्सर नहीं होने दे रहा था। उसने पलटकर वाशरूम के बंद दरवाजे को देखा। क्या उसे ये फ़ोन कॉल उठानी चाहिए? वो भी उसे सोच में कि उसके पीछे से किसी ने सेल फोन उचक लिया। आरिज़ की नज़रों में सख्त गुस्सा था। उसके गीले बाल और गले में पड़ा टॉवल पता दे रहा था। वो शावर लेकर निकला। ऐत वापस अपनी जगह पर बैठ गई। हेलो हनी, आरिज़ की खुशबाश आवाज़ कमरे में गूंजी। शावर लेने गया था, शायद देर से फ़ोन उठाने की वजह से पूछेंगी। ऐत चुप रही। अपने दिल में उठती तोड़ फोड़ को वो आंखों के जरिए बहकर निकलने से रोकती खामोशी से नाश्ता कर रही थी, मगर दिल था कि हर चीज़ से उचार सा हो गया था। अब खाने में भी कहाँ दिल लगना था। उससे पहले वो नाश्ता छोड़ती अरे उसके पास आ बैठा। ऐद का यूं भी खाना अब मुश्किल था। वो उठने लगी तो आर्य ने सर्द हाथों से उसका आधा जकड़ लिया और आंखों से नाश्ता करने का इशारा करने लगा। ऐद उसको घूरने लगी। बातें मीठी मीठी किसी और से हो रही थी। साथ के साथ हुक्म उस पर लाजमी जमाना था। गुस्सा उसके चेहरे को सुर कर गया। ऑफ कोर्स हनी, आई मिस यू सो मच, वो बोला और उसकी जानब देखता लबों पर तनज़िया मुस्कुराहट सजाए खुद भी नाश्ता करने लगा। ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, वो इंग्लिश में बोला, जबकि ऐद हाथ रुक कर बैठी थी। आंखें झलकने को बेताब थीं। आर्य ने ऐद का हाथ फिर से हिलाया और दोबारा से नाश्ता करने का कहा, जबकि ऐद का ज़ब्त जवाब दे गया। जब मुझे नाश्ता नहीं करना तो मुझे क्यों फोर्स कर रही? वो एकदम बुलंद आवाज़ में चीखी कि फ़ोन पर मौजूद शख्स बासानी सुन सकता था। आर्य को एकदम खांसी चढ़ गई। उसने फ़ौरन स्पीकर पर हाथ रखा। क्या बकवास है ये? वो दबा दबा घुर रहा है। डर नहीं लगता मुझे आपकी इस बंदरिया से? वो गुस्से से चीखी, उठी और बिलावजान ड्रेसिंग चेंज करने के लिए कपड़े तलाशने लगी। अर्ज़ का बस नहीं चला, कच्चा ही चबा जाए, मगर जिन्नी की तरफ मुतवज्जा। किसकी आवाज़ थी ये तो शौक था जिन्नी को। उर्दू समझ नहीं आती थी, नहीं किसी की आवाज़ नहीं थी। अर्ज़ ने झूठ बोला। नहीं, अभी लड़की बोली थी। जिन्नी ने कहा, पहले भी तुमने मुझसे झूठ बोला था। तुम्हारे बीवी थी ना ये? आयत तुम्हारे कमरे में क्या कर रही है अर्ज़? जिन्नी गुस्से से बोले, जबकि अर्ज़ ने सर थाम लिया। तुम मेरे साथ हमेशा ऐसा ही करते हो, शायद अब तुम मुझसे मोहब्बत करते नहीं। वो भड़क कर बोलती काल काट गई, जबकि आयत ने उसे कान से फ़ोन हटाते देख जल्दी से ड्रेसिंग रूम में घुस जाना मुनासिब समझा। आरिस ने ठंडी सांस भरकर अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश की। उसे 20 मिनट हो चुके थे। आरिस तैयार हो चुका था। आयत डर के मारे आप तक नहीं निकली थी बाहर। उसने जीनी को मैसेंजर करके
उसे हैंडल करने की कोशिश की और आयत जो दरवाजे से कान लगा खड़ी थी, जब कमरे में उसे उठा पटाख की आवाज़ कम हुई तो उसने बाहर निकलने का सोचा, शायद वो चला गया हो। मगर जब वो बाहर आई, वो सोफे पर बैठा टाइपिंग कर रहा था, क्योंकि जिन्हें फ़ोन नहीं उठा रही थी। आरज ने सुर्ख जोड़े में उसको देखा, जिसका अवसर इस लिबास में दुगना ज़्यादा ही हो गया था। आयत जल्दी से उसके लो रहती नज़रों को इग्नोर करती ड्रेसिंग के पास चली गई और बाल संवारने लगी। आरज उसको यूं ही घूरता रहा। आयत से मुश्किल हो गया था कुछ भी चेहरे पर लगाना। वो उठा और उसके पीछे आ खड़ा हुआ। लगाओ लिपस्टिक, उसने हुक्म दिया। नहीं लगानी मुझे, वो काफ़ी ज़िद्दी हो रही थी। आरज ने गुस्से से उसके बाल मुट्ठी में जकड़े और उसका चेहरा खींच कर अपने मुकाबले ले आए। उस दिन तो इतनी तेज़ लगाई थी जैसे भाभी से मिलने नहीं, किसी और में, आपकी जैसी नहीं हूँ। आयत ने बीच में से ही बात काट दी। आयत तो मुझे सिर्फ गुस्सा दिला रही, इतनी बकवास करके, उसके अलावा आपको आता ही क्या है। आयत ने खुद को उससे छुड़ाना चमकर बेस हुई। आरज ने लिपस्टिक उठाई और उस लिपस्टिक से उसके होंठों को सुर्ख करने लगा। आयत सटापटा ही गई, आंखों में हैरानगी उसको देखने लगी, जिसकी तवज्जो उसके लिपस्टिक पर थी। और जब वो अपने बकौल लिपस्टिक लगा चुका था, आयत को छोड़ा। आयत ने अपना चेहरा देखा, शर्म सी आ गई। इतने सारे लोगों में विक्स ऐसे निकलेगी, ये बहुत तेज़ है। वो दरख्त दिल से बोली, करीब आ जाओ, काम कर रहे तुम। आरज ने घूर कर उसको देखा। वो निगाहें झुका गया, जबकि आरज चूड़ियाँ उसके हाथों में डालने लगा। आरज इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं। आयत के गाल सुर्ख पड़ने लगे। बाहर वाले लोगों का ख्याल उससे ज़्यादा था। शट अप, आरज बोला और दोनों हाथों में चूड़ियाँ सजाकर उसने उसके कानों में एयर रिंग डाले। वो उसके चेहरे को गौर से देखने लगा और फिर लंबा सांस खींचकर वो उससे दूर हटा। ऐद जबकि उसके इस तरह दूर हटने पर उसे भीगी नज़रों से देखने लगी। अजीब जैसी अजीब बात थी, कैसे वो उसको इग्नोर करता था सिर्फ उस लड़की के लिए। ऐद गुस्से से उसके पास से दूर हट गया और सर पर दुपट्टा ले लिया। अरज भी उसके पीछे था। दोनों एक साथ कमरे से बाहर निकले तो तकरीबन सब ही जाग चुके थे। ऐद का चेहरा लाल टमाटर होता। आज कबीर की बारात भी थी। सब ने उन दोनों को प्यार किया और दोनों ने सब के साथ दोबारा नाश्ता किया, जबकि उसके बाद आयत आरज के सामने नहीं आई। वो प्रेशर उमर के साथ चली गई थी, जबकि आरज भी सारी दिलचस्पी एक तरफ उठाकर आफान और जैन के साथ कामों में लग गया। सलार को तेज़ बुखार था, तभी वो मदहोश सा हुआ था। अरे इस लड़की को भी कोई उठा ले, शाम ढल आई है, किसी को उसकी फिक्र में। नानी गुस्से से बोली। नानी मैं जाकर उठाऊँ? ऐमन बोली। अरे छुरी तू क्यों जाएगी, चुप कर, बैठ। बस उन्होंने झिड़क दिया तो ऐमन ने मुंह बना लिया। मदिया जा बच्चे को उठा, वो बोले तो मदिया प्रेशर को तलाशने लगी। लड़कियां तो शायद पार्लर जा चुकी थी। वो मुंह में बुड़बुड़ाई, मामा खल्ला क्या मैं जाऊं? ऐमन बोली तो मदिया काम की जल्दी में सारी ला गई और ऐमन जिसने खुद भी पार्लर जाना था, बस सलार की से ना जस की। वो जल्दी से ऊपर आई तो नीचे की निस्बत यहाँ सुकून था। वो बेहोश सोया हुआ था। कमरे में अंधेरा था, जबकि ऐसे माहौल में और उसकी मौजूदगी से ऐमन को झुरझुरी सी है। वो मुस्कुराकर उसको देखने लगे। वो शर्टलेस था। वो आंखें झपक कर उसको देखने लगी। जयमल अचानक ये नाम उसके मुंह से सुनकर ऐमन जैसे मुतवज्जा हुए, उसके करीब हुई। वो बुढ़ा रहा था, शायद आप भी। तभी वो उसके बिल्कुल नज़दीक चली गई और दूसरी तरफ किसी को अपने नज़दीक महसूस करके सालार ने पट से आंखें खोल दी। ऐमन कान उसके मुंह के करीब लगाए हुए थी। सालार ने अचानक उसकी गर्दन पकड़ी और उसको चेहरा अपनी तरफ कर लिया। सुर्ख नजरें, खामोश मलजा अंधेरा। ऐमन डर गई, जबकि ऐमन की शक्ल देखकर उसने उसे दूर झटका और वो फर्श पर जा गिरी। यहाँ क्या कर रही हो? सालार ने घूमते सर को संभाला। तुम अभी किसी को पुकार रहे थे? ऐमन सब छोड़कर उसको बताने लगी। सालार ने हैरत से उसको देखा। किसको? सर्द लहजे में पूछा। किसी जैमल को, ऐमन ने बताया, जबकि सालार ने नागवारी से उसकी जानिब देखा। होगी बकवास, निकलो अब यहाँ से, किस लिए आई हो तुम यहाँ? वो एकदम भड़का। अरे मुझे तुम्हारी मम्मा ने भेजा है तुम्हें उठाने, ऐमन उसके भड़कने पर बताने लगी, जबकि सालार ने उसका हाथ जकड़ा और उसे रूम से बाहर धक्का दे दिया। बदतमीज़, ऐमन मुंह में बोली, जबकि वो दरवाजा धार से बंद करके बालों में हाथ फेर कर सोचने लगा कि उसने जैमल का नाम क्यों पुकारा। बकवास कर रही है। खुद को झिड़क कर उसने वक्त देखा, 6 बज रहे थे। वो शर्ट जल्दी से ट्राउज़र शर्ट पहनकर उसने मेडिसन कोई भी लिए बिना ही नीचे जाना ज़रूरी समझा। वो दौड़ता हुआ नीचे और बिना किसी को देखे बाहर निकल गया। लो आंधी तूफान है ये लगा, तो नानी ने लुकमा दिया। ऐमन मुंह बनाए बैठी, जबकि मदिया मुस्कुरा दी। कबीर की बारात जब उस महल्ले में पहुंची जहां पर सिर्फ एक छोटे से घर में इंतज़ाम था, कोई सजावट कुछ नहीं था। महल्ले वाले आंखें फाड़ फाड़ कर बड़ी बड़ी गाड़ियों को देख रहे थे, जबकि वो सब एक दूसरे को कि ये सब क्या है। कबीर ने सालार के कान में कहा कि सबको वापस ले जाओ, क्योंकि घर में जगह नहीं थी, जबकि बस बड़े बड़े अंदर आ गए। इस वक्त कबीर के चेहरे पर बला की सख्ती। महल्ले वाले नैन की किस्मत पर रश कर रहे थे। सालार साहब को लेकर दोबारा हवेली की राह चल पड़ा। जबकि कबीर अंदर आया तो वो एक सादे सी दुल्हन बनी हुई थी। उसके भेजे के भारी लिबास में बस लिपस्टिक चेहरे पर लगाए वो आंखें झुकाए बैठी थी। हाँ, वो इस तरह भी बेहद हसीन लग रही थी। इन दोनों का निकाह हुआ और दोनों एक दूसरे के हम उम्र भर के साथी हो गए।
अहमद इस शहर में मौजूद नहीं था, जबकि फूफो ने हर मुमकिन कोशिश करके वहाँ मौजूद मेहमानों से बात करने की कोशिश की, मगर किसी को दिलचस्पी नहीं थी। निकाह हो जाने के बाद कबीर पल भर में रुकना नहीं चाहता था। उसने मुर्तज़ा को देखा, जिनका चेहरा गुस्से से सुर्ख था और वो ज़ब्त से बैठे थे, जबकि वहाँ मौजूद लोग कुछ खाने के लिए ला रहे थे। बाबा का चेहरा देखकर कबीर ने सर पर पहना कुल्ला उतारा और बालों में हाथ फेरा। वो खुद डिप्रेस हो गया था कि ये किस किस्म की हरकत है। और अचानक सालार कबीर ने गहरी सांस भरी। सफ़ेद शलवार सूट में वो दौड़ता हुआ अंदर है। कबीर ने शुक्र का सांस लिया। वो अब संभाल लेगा सब। वहाँ सब ऐसे खामोश बैठते जैसे शादी नहीं, ना जाने क्या हो रहा है। जबकि नैन की फैमिली में से बस उसकी माँ बैठी, जो बेहद कन्फ्यूज़ लग रही थी। सालार ने यह सब देखा। बाबा गाड़ियाँ आ गई हैं, चलते हैं। बस बिल्कुल खामोशी में उसकी आवाज़ उभरी। मुर्तज़ा तो उसी इंतज़ार में थे। गोया उठे और सर हिलाकर बाहर निकल गए। जी बहन, बस चलते हैं हम। मदीहा ने कहा, कुछ खा कर जाते। वो बोले शर्मिंदा से, नहीं बस बच्ची लेने आते। मदीहा ने कहा और यूँ रफ्त रफ्त सब जाने लगे। कबीर भी पहले ही निकल गया। नैन को मदीहा, तंजीला और सोफिया लेकर जा रहे थे। ये तो शुक्र था कि ऐमन, मामी और नानी को भी सालार हवेली पहुंचा चुका था, वरना ज़्यादा तमाशा होता। नैन माँ बाप को देखने लगी, आंखों में आंसू लिए। अबू ने उसके सर पर हाथ रखा और वहाँ से चले गए, जबकि अम्मी एकदम रोक दी। नैन का भी जब्त टूट गया था। वो भी उनके सीने से लगी रोने लगी। फूफू ने तो जलते मर कुछ भी नहीं कहा और यूं वो रुखसत हो गई। अरे अरे ये क्या! सालार बीच में टपक पड़ा। मम्मा, आप अपने दूल्हे को संभालें, भाभी कबीर के साथ जाएंगे, उसने कहा। जाके मदीहा हंस पड़ी। ठीक है, उन्होंने कहा। और सालार ने नैन को दूसरी तरफ आने का कहा। वो भारी लहंगा उठाती उसके पीछे चलने लगी। सफ़ेद गाड़ी जो फूलों से सजी थी उसकी मुंतज़िर थी। मोहल्ले के लोग उसकी किस्मत पर रश कर रहे थे। आप अंदर बैठे। सालार ने उसके लिए दरवाज़ा खोला। नैन ने एक नज़र उस लड़के को देखा, हैरान रह गई। वो तो एक्टर था, उसको तो वो अक्सर टीवी पर देखती थी। सालार उसकी आंखों को समझकर हंस दिया। बिरो, तेरी दुल्हन तुझसे ज़्यादा मुझे देखकर हैरान हुई है। झुक कर वो कबीर के कान में बोला, जिसका गुस्सा नाक पर था। अच्छा यार, गुस्सा करके दिन स्पॉइल ना करना अपना। बी इजी। सालार ने कहा, मगर कबीर कुछ नहीं बोला। नैन फ्रंट सीट पर बैठ गई और दरवाज़ा बंद किया। मैं भी आऊँ? सालार दांत निकाल कर बोला। हाँ आ जाओ। कबीर एकदम घुर्रा है। नैन ने लहंगे को सख्ती से जकड़। लो, शक्ल अच्छी ना हो तो इंसान दूल्हा ना बने, वो बोला। नैन की फिर से निगाह उस पर गई। बाय भाभी। सालार ने उसको व्यू किया और उनके पास से हट गया। जबकि गाड़ी चलते ही नैन ने पलटकर अपने घर वालों को देखा था। उसका दिल भर आया, आंखें भीगी। कबीर उस गली में से जल्दी से गाड़ी आगे निकाल है और वो गाड़ी काफ़ी स्पीड से चला रहा था। नैन को डर लगने लगा। वो कभी गाड़ी में बैठी भी नहीं थी, क्योंकि अहमद उसे अपनी गाड़ी के शान नहीं समझता था। प्लीज़ आहिस्ता चलना है, वो आंखें झुकाए ही बोली। कबीर को देखा भी नहीं था अब तक। कबीर ने लहंगे पर उसकी सख्त गिरफ्त देखकर गाड़ी की स्पीड में मजीद इजाफा किया। इससे पहले उसकी चीख निकलती, उसने नैन का वही हाथ अपने हाथ में जकड़ लिया और जैसे तूफान थम सा गया। नैन ने उसकी तरफ पहली बार नजर उठाई। कबीर ने भी उसको देखा। आप? उसके मुंह से बेसाख्ता निकला। कबीर, मुर्तज़ा। कबीर ने अपना तारुफ कराया। लबों की तलाश में मुस्कुराहट थी। गुस्सा थम गया था उसके हैरान होने पर। नैन शाकड़ कैफियत में बैठी थी, बार बार उसकी तरफ देखती। कबीर को उसकी हरकत पर हंसी आ रही थी। हवेली जाने का मूड तो नहीं था, मगर वो सालार से दरख्त नहीं बनवाना चाहता था। तभी हवेली की आगे गाड़ी रुकी तो सारी बहनें बाहर निकल आएँ। आयत भी थी। नैन के लिए काफ़ी एक्साइटेड थी। कबीर ने दरवाज़ा नहीं खोला। नैन शर्मिंदा होने लगी। हाथ छोड़ें, वो बोली। क्या छोड़ने के लिए पकड़ा है? वो झुक कर उसके कान के नज़दीक बोला। नैन के तो रोंगटे ही खड़े हो गए। कबीर ने उसका हाथ छोड़ दिया। अनसी भी है और गाड़ी से बाहर निकले। दोनों की जोड़ी पर सब आश कर उठे और नैन इतने बड़े घर में दाखिल हुई। ये किस्मत का ही खेल था कि जिस शख्स ने जैसे पैसे के लिए उसे ठुकराया, उसकी मोहब्बत को ठुकराया, आज वो कितने अमीर और दौलतमंद लोगों के घर उतरी थी। उसका दिल धड़क रहा था। कबीर पीछे रह गया था। बेहद रस्मी हुई, शरारती हुई और हस्बी अर्द मुर्तज़ा को ही झिड़कना पड़ा तो वो सब वहाँ से हटे। वरना सालार ने तो सोच लिया था कबीर की बैंड बजाने के बारे में, मगर घर आकर उसका भी मूड अच्छा हो गया था। नैन को कमरे में पहुंचा दिया गया तो सालार ने कबीर को जकड़ लिया। चल बिरादर, आज मेरे साथ मेरे भाई सोएगा। वो उसका हाथ पकड़ के बोला। शट अप। कबीर ने झड़क दिया। दफ़ा हो जाओ लड़के, मेरी भी शादी होगी, तुम लोगों को क्या लगता मैं कुंवारा मरूंगा? वो मुंह बनाकर बोला। कबीर ने उसको पकड़ा। भाई, जज्बात को काबू में रख। वो दोनों अपनी हरकतों पर खूब हंसे। जबकि कबीर अपने रूम में चला गया। अर्ज भी, क्योंकि जिनी का फ़ोन आ रहा था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो उसका कमरा तो उसने अब देखा था काफ़ी खूबसूरत डेकोरेट हुआ था और ये कारनामा सालार का ही था। गहरी सांस भरकर वो नैन के पास बैठा जो नजर झुकाए बैठी थी। कबीर ने उसके हाथ पर हाथ रखा तो उसका हाथ कांप रहा था। रिलैक्स। कबीर ने उसके गाल पर हाथ फेरा, जबकि दूसरी तरफ नैन का दिल जैसे अंदर ही अंदर फटने को था। वैसे ऐसा नहीं होता जैसे हम सोचते हैं वैसे हो। उसने जिस शख्स के लिए अपने जज्बात संभाले, आज उसके अलावा कोई और शख्स उसके सामने बैठा था। और अगर इस इंसान को ये पता चल जाए कि नए नई शादी सिर्फ उसके पैसों की वजह से उससे की, तो तब वो अंदर ही अंदर खौफ का शिकार होने लगे। जबकि कबीर ने
उसके दोनों हथेलियों पर अपना लम्हा छुआ तो जैसे नैन होश में आए। तुमने मेहंदी नहीं लगाई? कबीर के अंदर भी बहुत सवाल थे मगर उसने एक भी सवाल नहीं किया था। वक्त ही नहीं था। नैन बोली, कमर टूटने को थी। कबीर को उसकी थकावट का एहसास हुआ और उसने आगे बढ़कर उसकी कमर के पीछे तकिए लगा दी और नैन को किसी गुड़िया की तरह तक अपने पीछे लिटा दिया कि वो आधी बैठी थी और आधी लेटी थी और ख़ुद और भी उसके करीब हो गया। तैयार भी नहीं हुई ठीक से। कबीर एक हाथ उसके एक तरफ रखता अब उसके चेहरे पर झुका था। नैन का घबराहट से दम घुटने लगा। क्या ये सब बर्दाश्त करना आसान था? कबीर उसकी आंखों में देख रहा था जबकि वो किसी और समत और इस सवाल पर पलकें झुका गए। समझ नहीं आया क्या जवाब दे। कबीर ने आहिस्ते से अचानक उसकी सांसों पर पुरहिद्दत लम्हा छोड़ा। नैन उसका कुर्ता हथेली में जकड़ गए, बेसख्ता सांस फूल गए थे। ये सब अचानक था। वो खुद को तैयार नहीं कर पा रही थी मगर इनकार नहीं कर सकती थी, झटक नहीं सकती थी। उसको क्या वजह थी, क्या रीज़न पेश करती? दूसरा, कबीर के जज्बात बहका रहे थे उसको। वो उससे दूर हुआ। नैन ने उसका कुर्ता छोड़ दिया। कबीर ने उसका जेवर उतारा। ख़वातीनो हज़रात, चैनल पर आने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।